हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज हरदा, कॉमर्स डिपार्टमेंट। आज आपको कुछ आपके 12th से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि अभी आपको एग्जाम देना है और उस एग्जाम से रिलेटेड जो चैप्टर्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, उन चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। आपका ये जो चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंट्स में कुछ अलग अलग 4 से 5 चैप्टर्स बनते हैं। इसमें सबसे पहला होता है पार्टनरशिप अकाउंट्स सिंपल, यानी उसमें किस प्रकार से हम अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं एक पार्टनरशिप की, उसके बारे में। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप को लेकर के हम करते हैं। स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले पार्टनरशिप होती क्या है, साझेदारी होती क्या है। ठीक है, तो साझेदारी की बात करें, जनरली एक अपन इसके पहले 11th में पढ़ के आए हैं। हमने 11th में सोल ट्रेड पढ़ा, एकाकी व्यापार को पढ़ा, एकाकी व्यापारी यानी सोल ट्रेडर की पूरी सिचुएशन को पढ़ा कि कैसे वो अकाउंटिंग प्रोसेस करता है। वहां पर हमने जनरल एंट्रीज देखी थी, वहां पर हमने ट्रायल बैलेंस देखा था, लेजर देखा था, लेजर के बाद फिर हमने उसके फाइनल अकाउंट्स बनाए। फाइनल अकाउंट्स के माध्यम से हमने ये जाना कि किस प्रकार से वो अपना प्रॉफिट या लॉस निकालता है, किस प्रकार से वो अपनी बैलेंस शीट बनाता है और उस बैलेंस शीट से अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानता है। तो ये हमने वहां 11th में पूरे सोल ट्रेडर को देखा। लेकिन अब हम सोल ट्रेडर से बढ़ करके आगे आते हैं कि अगर हम हमारे बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस पर ले जाना चाहते हैं, यानी एक से ज्यादा व्यक्ति मिलकर के अगर कोई बिजनेस ऑपरेट करना चाहते हैं, तो उनका सिस्टम कैसा होगा, वो अपने अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे करेंगे, उसकी सबसे पहली स्टेज को हम जान रहे हैं। ठीक है, और आपके 12th के नजरिए से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है। कारण है इसमें से जो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंपलसरी पूछा ही जाएगा, मतलब 4 नंबर के उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको और एक 2 नंबर के उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसके लिए भी आपको उसकी तैयारी पूरी करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्टनरशिप क्या होता है, इसका मीनिंग बताइए। तो छोटी सी डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर के जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कैपिटल के साथ यानी पूंजी लगा करके, और एक एग्रीमेंट करते हैं कि कौन कितना प्रॉफिट लेगा, या यदि लॉस होता है तो उस लॉस को कौन बेयर करेगा, कौन उसकी भरपाई करेगा। इस बात को लेकर के अगर कोई एक एग्रीमेंट बनाते हैं तो उस प्रोसेस का नाम होता है पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, यानी साझेदारी व्यापार। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन से हमने शुरू किया कि 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर के जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जिनका ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट अर्न करना और उस प्रॉफिट को शेयर करना, इस बात के लिए जब वो एग्रीमेंट करते हैं तो उसका नाम होता है पार्टनरशिप यानी साझेदारी। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम कि साझेदारी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखे हुए हैं। इसके अलावा आप अपने मन से भी कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही पॉइंट आप लें। मेरे को जो इसमें इजी लगे वो मैं आपके पास सामने पॉइंट्स कुछ पढ़ रहा हूं। 2 और मोर पर्सन, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट विशेषता उसकी यह होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी यह होती है कि इसमें कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आप इसमें 50 व्यक्तियों को शामिल कर सकते हो। ठीक है, 1932 एक्ट के अंतर्गत 2 पर्सन या 2 से मोर, तो मोर में फिर उसके लिए याद रखना है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें 50 व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया उसका। दूसरे नंबर पे आता है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एक प्रकार का क्या है, एग्रीमेंट है, एक समझौता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, यानी जितने पार्टनर मिलेंगे वो कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट करेंगे और उस एग्रीमेंट के ऊपर ही वर्क करेंगे। तो पार्टनरशिप एक प्रकार का क्या माना जाता है, एग्रीमेंट माना जाता है। तीसरी चीज बात करें लॉफुल बिजनेस, जब भी हम बात 1932 एक्ट की करेंगे तो इसमें पार्टनरशिप उसी चीज की होगी जिसमें बिजनेस होगा। यहां पर हम कोई पर्सनल वर्क को लेकर के कोई पार्टनरशिप नहीं कर सकते। इस 1932 एक्ट के अंतर्गत हमको जो एक्ट बनाना है या वर्क करना है या एग्रीमेंट बनाना है, वो एग्रीमेंट के लिए लॉफुल बिजनेस यानी लीगल बिजनेस होना चाहिए, तो ही हम उसका एग्रीमेंट करेंगे।
अगर लीगल बिजनेस नहीं होगा तो फिर उसके लिए पार्टनरशिप नहीं होगी। ठीक है, चौथे नंबर पे आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सीधी सी बात है, जितने पार्टनर होंगे वो प्रॉफिट होगा तो उसको भी शेयर करेंगे, और यदि लॉस होता है तो उसको भी बेयर करेंगे, मतलब उसकी भरपाई भी वो सभी मिलकर के करेंगे, जैसा एग्रीमेंट होगा उस एग्रीमेंट के आधार पर करेंगे। फिर आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि यदि पार्टनर्स की जो एसेट्स होती हैं उन एसेट्स से ज्यादा लायबिलिटी हो जाए तो उस केस में उस लायबिलिटी की पूर्ति को उनकी पर्सनल एसेट्स यानी व्यक्तिगत संपत्तियों को बेच करके उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी, तो वो कहलाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये ऑब्जेक्टिव के नजरिए से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है पार्टनरशिप की लायबिलिटी कैसी होती है, तो हमारा आंसर रहेगा अनलिमिटेड। और वहीं कंपनी की पूछा जाता है कंपनी की लायबिलिटी कैसी होती है, तो कंपनी की होती है लिमिटेड। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा हर कंपनी के नाम के साथ एक वर्ड जुड़ा होता है लिमिटेड, वो इसीलिए होता है। म्यूचुअल ट्रस्ट, जितने लोग जुड़ेंगे उनमें आपस में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि पार्टनरशिप चलेगी विश्वास के ऊपर। जितने लोग वर्क करेंगे उनको आपस में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है, तो कोऑर्डिनेशन वाली बात हो जाएगी, तो म्यूचुअल ट्रस्ट वाली। और लास्ट में ये जो बिजनेस होता है ये पूरा एजेंसी रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करता है, यानी एक एजेंसी बनती है और आपस में जितने पार्टनर जुड़ते हैं वो जो रूल चलता है वो एजेंसी का चलता है और उनके बीच में एजेंसी रिलेशनशिप होती है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ये पॉइंट को लेकर के आप आपके जो पार्टनरशिप बिजनेस का एक थ्योरी क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, फिर हम एक और थ्योरी पे बात करते हैं। उस थ्योरी में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? साझेदारी समझौता क्या है? और उससे भी महत्वपूर्ण है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। साझेदारी समझौते के अभाव में कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, कौन कौन से नियम लगाए जाते हैं, उन रूल्स को बताइए। तो सबसे पहले हम बात करें पार्टनरशिप डीड होता क्या है। अब आप यहीं पर समझ रहे होंगे, पार्टनरशिप अभी हमने देखा, और डीड का मतलब होता है एक प्रकार का समझौता, यानी जितने पार्टनर हैं जब वो आपस में मिलकर के किसी काम को करने का कोई एग्रीमेंट रिटर्न में कर लेते हैं या ओरल कर लेते हैं तो उसका नाम होता है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। और उस डीड में अब क्या क्या चीजें आएंगी, तो ये आप सब जानते हो कि उसमें क्या क्या लिखा आएगा। भाई कितने पार्टनर होंगे ये चीज उसमें आएगी, पार्टनर्स के नाम, पार्टनर्स के एड्रेस, कहां पर वो रहते हैं उनकी जानकारी आ जाएगी। उसके अलावा कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएगा, पूंजी कितनी लगा रहा है, वो चीज उसमें आ जाएगी। उसके अलावा वो प्रॉफिट का शेयर कैसे करेंगे, इक्वल करेंगे या कोई रेशो में करेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के बिजनेस को ऑपरेट करने की पूरी शर्तें जिस एग्रीमेंट में लिखी होती हैं उस एग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, और पार्टनरशिप डीड बनता है 1932 एक्ट के अंतर्गत। एक और ऑब्जेक्टिव का आपका क्वेश्चन हो गया 1932 एक्ट। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना है आपको। ये थ्योरी आप पढ़ रहे हो तो इसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे अगर आप थ्योरी को ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझोगे। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब एक क्वेश्चन थ्योरी का बनता है जो 4 नंबर में पूछा जा सकता है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। साझेदारी समझौते के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो सबसे पहली बात 1932 एक्ट के नियम लागू होते हैं, ये भी एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। अब वो कौन कौन से नियम है, भाई स्वाभाविक सी बात है, या तो आप बनाओ नियम, आप नहीं बना रहे हो तो फिर जो एक्ट कहेगा आपको उस एक्ट के रूल्स मानने पड़ेंगे, या तो आप बना करके रख लो। एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात आई, यहां पर आइए, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्टनरशिप एक्ट कंपलसरी है या वॉलेंट्री है। तो पार्टनरशिप एक्ट या रूल्स रेगुलेशंस या पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं होता है, ये होता है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब आपकी इच्छा हो तो आप बनाइए, नहीं बनाते हो तो फिर जो एक्ट है 1932 उसके रूल्स आपको मानने पड़ेंगे। तो वो रूल क्या कहता है, सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। तो अगर आपने रूल नहीं बनाए हैं, आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज किसी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। दूसरा आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। होता है कई बार ऐसा, कोई पार्टनर फर्म को लोन दे देता है, तो लोन देगा तो स्वाभाविक सी बात है उस लोन का उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो वो इंटरेस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा कितने परसेंट, 6%। ये जो रहेगा ये नील रहेगा,
लेकिन इसका जो रहेगा वो कितना रहेगा 6%। ठीक है, ये ध्यान रखना 6% पर एनम यानी 6% वार्षिक जो रहेगा वो उसको ब्याज दिया जाएगा। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये इनकम वाली बात हो गई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निल, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसको नहीं मिलेगा। इस बात का मतलब फर्म को नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। चौथे नंबर पे आता है यदि आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हो तो जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यानी अगर आप बोलते हो कि मैंने कैपिटल ज्यादा लगाई है तो मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने चूंकि कैपिटल लगाई हो या नहीं लगाई हो उससे कोई मतलब नहीं। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 1932 एक्ट कहता है कि जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का शेयर उनके बीच में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यूज ऑफ एसेट्स, स्वाभाविक सी बात है कि बिजनेस की संपत्ति है, अगर आपके पास एग्रीमेंट है तो फिर उस एग्रीमेंट के हिसाब से उस एसेट्स का आप उपयोग करोगे, लेकिन एग्रीमेंट नहीं है तो भले ही आपकी पर्सनल एसेट्स बिजनेस में यूज हो रही है लेकिन वो बिजनेस के नाम से यूज हो रही है तो फिर उसका उपयोग केवल और केवल व्यापार यानी बिजनेस के लिए होगा, अदर किसी काम के लिए आप पर्सनल यूज नहीं कर सकते। और इसका एक और पॉइंट होता है नो सैलरी, नो कमीशन, या यूं कहें हम उसको नो रेम्यूनरेशन। कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। होता है ऐसा कि भाई बिजनेस में 4 पार्टनर है, 2 लोग पूरा ऑपरेट कर रहे हैं और 2 लोग केवल कैपिटल लगा करके इन्वेस्टर के रूप में, यानी उन्होंने केवल पैसा लगाया है, लेकिन 2 लोग वर्क कर रहे हैं, मेहनत पूरी वो 2 लोग कर रहे हैं, 2 ने पैसा लगाया है। तो ऐसी कंडीशन में स्वाभाविक सी बात है कि ये जो 2 लोग ज्यादा काम कर रहे होंगे उनको प्रॉफिट के अलावा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो ये तभी मिलेगा जब एग्रीमेंट होगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 1932 एक्ट जो है वो कोई रेम्यूनरेशन उनको नहीं पे करेगा, कोई सैलरी पे नहीं करेगा, कोई कमीशन उनको पे नहीं करेगा। तो ये 2 क्वेश्चन थ्योरी के थे इसमें इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इसको पढ़ सकते हो, इसके पॉइंट्स जो है अच्छे से याद कर सकते हो। ये बातें आपको समझ में आई होगी। सबसे पहला पार्टनरशिप क्या है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, दूसरा पार्टनरशिप डीड क्या है उसके रूल्स बताइए कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया हो तो उस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है, इन चीजों को देखो और समझो। अब हम इसके आगे आते हैं कि पार्टनरशिप के अंतर्गत इसकी अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस को जो है हम समझते हैं तो 2 चीजें आपको याद रखनी है अकाउंटिंग प्रोसेस में। एक अकाउंटिंग प्रोसेस में एक कैपिटल फिक्स्ड होती है और एक होती है कैपिटल फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, तो वो चीज हमको इसमें हम समझ रहे हैं कि कैपिटल फिक्स्ड क्या होगी और कैपिटल फ्लक्चुएट क्या होगी। पार्टनरशिप अकाउंट जब आप बनाओगे तो आपको 2 प्रकार से कैपिटल का यूज करना है, एक कैपिटल आर फिक्स्ड, एक कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। अब कैपिटल यदि फिक्स्ड होगी तो आपको वहां पर 2 अकाउंट्स बनाने हैं, एक बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता, और दूसरा बनेगा साझेदारों का चालू खाता। ठीक है, ये 2 अकाउंट बनेंगे कब, जब कैपिटल उनकी फिक्स्ड होगी। और यही कैपिटल यदि फ्लक्चुएटेड होती है यानी फ्लक्चुएटिंग यानी चेंजेबल वाली बात आती है तो फिर उस केस में एक ही अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी साझेदारों का पूंजी खाता। यही एक अकाउंट बनेगा, दूसरा अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपसे एक 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पार्टनरशिप अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो पार्टनरशिप अकाउंट 2 टाइप के, कैपिटल आर फिक्स्ड एंड कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, फिक्स्ड में 2 अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग में 1 अकाउंट। ठीक, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी का बनता है डिफरेंस। आपसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये आपके 12th के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये थ्योरी के जो इसमें से इस चैप्टर में से बिल्कुल डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड यानी स्थायी पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में डिफरेंस क्या होते हैं। तो वो 4 छोटे छोटे डिफरेंस है, उसको हमको याद रखना है। जैसे एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं, नेचर। फिक्स्ड कैपिटल मेथड का जो नेचर होता है वो फिक्स्ड होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का जो नेचर होता है वो चेंजेबल होता है, बार बार बदलता रहता है। दूसरा पॉइंट आप ले सकते हो अकाउंट्स। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में 1 ही अकाउंट बनता है। तीसरा बोल सकते हो करंट अकाउंट।
फिक्स्ड कैपिटल मेथड में करेंट अकाउंट ओपन होता है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कोई करेंट अकाउंट ओपन नहीं होगा। और चौथे नंबर का पॉइंट आप ले सकते हो, इसमें किन किन चीजों को आप इंक्लूड करोगे, क्या क्या लिखोगे। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में सबसे पहले कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, और बाकी सारी चीजें आपके करंट अकाउंट में चली जाएंगी, ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जब आप बनाओगे तो वहां पर आपका एक ही अकाउंट बनेगा कैपिटल का, उसी में आप लिखोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सारी चीजें जो है वो एक ही अकाउंट में शामिल कर लोगे। तो ये छोटे छोटे 4 पॉइंट लेकर के आप डिफरेंस बना सकते हो, ठीक है। अब बात आती है, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। यानी जब आप चाहे कैपिटल फिक्स्ड हो या कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, दोनों कंडीशन में एक अकाउंट कॉमन बनेगा जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी लाभ हानि नियोजन खाता। अब क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करें, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, ठीक है। तो आप देख रहे होगे, इसमें इसको आप 2 भागों में बांट दो, एक हो गया ये प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा हो गया ये एप्रोप्रिएशन। तो हम हमारे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी बना चुके हैं, यानी एक बार हम हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकाल चुके हैं, लेकिन उसके बाद हमको फिर से जरूरत पड़ी है एक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की। तो देखो, 2 बार तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से एंट्री नहीं करेंगे, तो कुछ चीजें जो किसी कारणवश रह गई हैं, भूल गए हैं लिखना या डबल लिखा गई हैं, तो उसके लिए फिर हम एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी मैं इसको अगर ऐसा कहूं कि ये अकाउंट जो है ये एडजस्टमेंट के लिए बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो एडजस्टमेंट के लिए बनाया जाता है कि आप एडजस्टमेंट को करो और उसके बाद जो आपको प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आप अपने पार्टनर्स के बीच में क्या कर सको, बांट सको। उसके लिए फिर ये कौन सा अकाउंट बनेगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बनेगा कैसे? तो छोटी छोटी 2-3 चीजें हैं, इसको बनाते से पहले यानी हम न्यूमेरिकल पे आए उसके पहले हमको इसका फॉर्मेट समझना है। अब वो फॉर्मेट क्या होगा? देखो, ये मैं इसको 2 भागों में बांटता हूं। यहां पर आता है आपका एक्सपेंसेस, एक एक्सपेंसेस, और यहां आता है आपका इनकम। यानी जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो हमको ध्यान रखना है कि एडजस्टमेंट के लिए बनेगा, और एडजस्टमेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एक्सपेंसेस के और एक होते हैं इनकम के। ठीक है, अब एक्सपेंसेस में कौन कौन से होंगे तो आप सब जानते हैं। एक होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, एक होता है सैलरी, एक होता है बोनस, एक होता है कमीशन। इस प्रकार के ये एडजस्टमेंट होते हैं कुछ एक्सपेंसेस के। और इनकम की बात करेंगे तो इसमें एक ही इंपॉर्टेंट है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो इंटरेस्ट होता है वो इनकम। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं आपको, यानी पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरे एक्सपेंसेस हैं और एक इनकम है। हाँ, पार्टनर की बात करेंगे वो अभी हम उस पर पूरा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आपको बस 2-3 चीजें याद रखनी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कैसे बनाना है? एडजस्टमेंट को लेकर के बनाना है। इसमें 2 चीजें हैं, एक एक्सपेंसेस है और एक इनकम है। ठीक है, एक्सपेंसेस हमेशा ये वाला साइड जो होता है वो डेबिट होता है, तो एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड में आएंगे और इनकम हमेशा क्रेडिट साइड में आएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बिल्कुल एप्रोप्रिएशन का सिंपल सी बात बताई कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। मैं आपको अगले वीडियो में इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो मैं अभी केवल साधारण बात यहीं पर अपनी बात को यहीं पर रोक रहा हूं कुछ छोटे से कंटेंट के साथ। पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, पार्टनरशिप डीड का मीनिंग क्या होता है, पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए,
और रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और इसमें एक और क्वेश्चन है जो डिफरेंस के रूप में पूछा जाता है, वो होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में डिफरेंस। ठीक है, हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किन किन पॉइंट्स को लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब हम उसको एक फॉर्मेट के रूप में समझते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और फिर एक बार वापस आपसे बोल रहा हूं कि 4 नंबर का इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझाऊंगा, लेकिन पहले उसका मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनता है, तो उसका एक पूरा प्रारूप, उसका पूरा एक फॉर्मेट आपके सामने है। पर्टिकुलर अमाउंट के नाम से कॉलम बनेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें प्रॉफिट को लिखना है। देखो, थ्योरी के रूप में भी अगर पूछा जाता है तो आप 4 लाइन इसके बारे में लिख करके और इस प्रकार का एक फॉर्मेट भी बना सकते हो, तो एक थ्योरी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉफिट लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपका बैलेंस जो आएगा वो किस चीज का आएगा, प्रॉफिट का आ जाएगा। यानी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा प्रॉफिट इतना है ईयर के एंड में, वो प्रॉफिट उठा करके हम यहां लिख देंगे। अब मैंने अभी इसके पहले भी आपको बताया था कि इसमें 2 चीजें होंगी, एक एक्सपेंसेस होगा और एक होगा इनकम। ठीक है, अब भी हमने जस्ट देखा है कि एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं और इनकम कौन कौन सी होगी। तो इसमें इनकम जो है वो एक ही इनकम होगी, वो होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है तो उसको आपको लिखना है यही क्रेडिट साइड बाय, यहां हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आपकी यहां आ जाएगी। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, मान लो पार्टनर 2 हैं तो ये ए का इंटरेस्ट, बी का इंटरेस्ट टोटल उठा करके बाहर लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी आहरण पर ब्याज, उसकी हमने एंट्री यहां कर दी। ठीक है, आहरण पर ब्याज यानी क्या होता है ये, तो जो भी पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं अपने बिजनेस में पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा निकालते हैं तो वो ड्राइंग कहलाता है, आहरण कहलाता है, और उस पर वो इंटरेस्ट फर्म को देंगे। इंटरेस्ट देंगे तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंटरेस्ट क्या है, इनकम है। इनकम है इसलिए किस साइड आ रहा है, वो क्रेडिट साइड आ रहा है। ठीक है, अब हम इसके डेबिट पे आते हैं। ये मैंने आपको एक्सपेंसेस बताए थे अभी कि कौन कौन से एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट होते हैं, तो वो एक्सपेंसेस पूरे किधर आएंगे, डेबिट। तो उसमें सबसे पहला अभी हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट मतलब पूंजी पर ब्याज। जो पार्टनर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो बिजनेस उनको इंटरेस्ट देगा, तो बिजनेस के लिए वो इंटरेस्ट क्या हो गया, एक प्रकार से एक्सपेंसेस हो गया। तो वो एक्सपेंसेस यहां पर हम लिख देंगे, मान लो ए और बी ये दिया हुआ है, इसका टोटल करके हम बाहर लिख देंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो यहां पर हो जाएगा सैलरी अकाउंट। हो सकता है भाई कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसको प्रॉफिट तो मिल ही रहा है, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ वो सैलरी का भी अधिकारी है, तो उसको सैलरी मिलती है, तो ये सैलरी अकाउंट के नाम से हम लिख देंगे। तीसरे नंबर पे हो सकता है किसी पार्टनर को बोनस मिले, बोनस अगर मिलता है वो उसका बोनस आ जाएगा यहां पर। अगले नंबर पे किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो उसको फर्म क्या दे रही है, कमीशन दे रही है, तो हम कमीशन वहां पर लिख देंगे। कुल मिलाकर के जो अभी मैंने आपको एक्सपेंसेस के पॉइंट बताए थे वो पूरे पॉइंट एक के नीचे एक यहां पर आते जाएंगे। कमीशन आ जाएगा, इसके अलावा बैड डेब्ट्स अगर पूरी फर्म का है तो बैड डेब्ट्स इसमें आ जाएगा। इसके अलावा डोनेशन फंड है, डोनेशन फंड यानी आपका कोई दान कोष आपने बनाया हुआ है तो वो डोनेशन फंड इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल व्यू को देखें तो ये हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके डेबिट साइड हमको पूरे एक्सपेंसेस लिखने हैं और उसके क्रेडिट साइड हमको क्या लिखनी है, इनकम लिखनी है। इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट अकाउंट हो जाता है। अब हमको क्या बनाना है, प्रॉफिट या लॉस इसका निकालना है, यानी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हम इसका निकालेंगे। तो वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी होगा उस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के नाम से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, तो रूल हम पढ़ते आ रहे हैं पहले से ही, अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा
क्योंकि डिफरेंस जो निकलेगा वो डेबिट साइड निकलेगा, और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा हो रहा होगा तो इसमें क्या आएगा, लॉस आएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर प्रॉफिट आता है तो हम यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो नेट प्रॉफिट, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और पार्टनर ए और बी दो पार्टनर होंगे तो उन दोनों में उस प्रॉफिट को क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। हो सकता है आपका डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा हो तो हम उसको लॉस बोलेंगे, लॉस बोलेंगे तो फिर यहां लिखा आएगा वो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते से यहां पर लिखा है, पूंजी खाते को लिखाएगा, और यहां हम लिख देंगे नेट लॉस, और ये भी ए और बी जो भी पार्टनर होंगे उनको आपस में बढ़ जाएगा। इस प्रकार से ये पूरा अकाउंट हो जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये हमने देखा कि डेबिट साइड क्या क्या आएगा, क्रेडिट साइड क्या क्या आएगा। तो आपका एक थ्योरी के क्वेश्चन के हिसाब से भी कंप्लीट हो जाता है कि थ्योरी अगर पूछी जाती है इसकी तो हम ये फॉर्मेट बना सकते हैं और ये थ्योरी का कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, अब जब आप इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखना है। एक वर्ड आता है बिफोर और या आफ्टर। ये बिफोर या आफ्टर वर्ड एक क्वेश्चन में या क्वेश्चन के अंत में ये पॉइंट आता है लिखा हुआ, इसको समझना है कि इसकी क्यों जरूरत है यहां पर, या इसको हम किस प्रकार से इधर यूज कर सकते हैं। तो आपका ये जो प्रॉफिट होगा कौन सा, जिसको हम क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिख रहे हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते समय जो प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट को जो आपने यहां लिखा है उस प्रॉफिट के आगे ये लगा रहता है बिफोर या आफ्टर। और मैंने आपको एक पॉइंट बताया था एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट बताया था, यानी समायोजन बताए थे। तो अगर ये प्रॉफिट एडजस्टमेंट के बिफोर का है तो बिफोर वाले एडजस्टमेंट इसमें शामिल होंगे। एडजस्टमेंट मतलब ये सब लिखे हैं 1 2 3 4, ये सब क्या कहलाते हैं, एडजस्टमेंट कहलाते हैं। तो हमको क्या करना है, कौन सा एडजस्टमेंट इसमें शामिल होगा या कौन सा नहीं होगा, इस बात को देखने के लिए इस लाइन को समझना रहेगा कि अगर प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो वो सारे एडजस्टमेंट इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे, और अगर प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो वो एडजस्टमेंट इस अकाउंट में शामिल नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, मेरी बात फिर से एक बार सुन लेना। ये प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट यानी समायोजन के पूर्व दिया हुआ है तो वो सारे समायोजन सारे एडजस्टमेंट इस अकाउंट में लिखे जाएंगे, और अगर ये प्रॉफिट समायोजन के पश्चात यानी आफ्टर एडजस्टमेंट दिया होगा तो उन एडजस्टमेंट को हम इस अकाउंट में शामिल नहीं करेंगे। ये पूरा एक आपका फॉर्मेट होता है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको लिख करके और समझा रहा हूं कि इसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं बोर्ड पर उसको शॉर्ट में लिख रहा हूं और उसको हम यहां पर समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को। जैसे चलो तो नहीं, दो पार्टनर है, एक ए, उसकी कैपिटल है 25,000 रुपए और बी की कैपिटल है 20,000 रुपए। ये दोनों पार्टनर की कैपिटल है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 5%, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, तो ए का है 600 रुपए और बी का है 500 रुपए। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है। उसके अलावा ए ने जो है फर्म को लोन दिया हुआ है और वो लोन दिया हुआ है 1 जुलाई 2018, जुलाई में लोन दिया हुआ है और वो लोन अमाउंट है
10,000 रुपए का। ठीक है, इस प्रकार से एक अपने को दिया हुआ है पूरा सैलरी। सैलरी जो है ए को मिलती है 5,000 रुपए की जो है वो सैलरी मिलती है ए को। अब अपने को लास्ट में दिया हुआ है फॉर द, या इसको ऐसा बोल सकते हो, ईयर के एंड में जो प्रॉफिट है 25,000 रुपए का है बिफोर अबव बिफोर अबव एडजस्टमेंट। जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो बिफोर अबव एडजस्टमेंट दिया हुआ है, मतलब ये लाइन जो है इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। 25,000 रुपए का प्रॉफिट दिया हुआ है और बिफोर अबव एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कौन कौन से आए देखो यहाँ पर, एक एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, एक एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यानी आहरण पर ब्याज का है, एक एडजस्टमेंट आपका लोन है। तो हमने पहले पढ़ा है कि लोन अगर दिया हुआ है किसी पार्टनर ने फर्म को, तो स्वाभाविक सी बात है कि 6% उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो 10,000 रुपए का लोन है और कब दिया हुआ है 1 जुलाई को, तो 6 महीने का इंटरेस्ट यहां पर लग जाएगा। तो तीसरा एडजस्टमेंट ये हो गया और चौथे नंबर पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है सैलरी। ठीक है, तो ये सैलरी ऐसे मिलाकर के इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो 4 एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में आए हैं। अब उन चारों एडजस्टमेंट को हमको इस फॉर्मेट के अंदर क्या करना है, लिखना है और एक छोटा सा अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो कैसे बनाएंगे यहां पर, इस फॉर्मेट पर अपन देखते हैं पूरा। देखो सबसे पहले हमने ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को देखा हमने कि एंड का जो प्रॉफिट है वो कितने का दिया हुआ है, 25,000 रुपए का दिया है। वो बिफोर अबव एडजस्टमेंट, ऊपर जितने एडजस्टमेंट दिए हुए हैं उनके बिफोर का है। तो बिफोर का है मतलब सारे एडजस्टमेंट आपको इस अकाउंट में क्या करना है, लिखना है। तो हम क्या करें, सबसे पहले तो ये प्रॉफिट लिख देते हैं हम यहां पर। ये 25,000 रुपए का जो प्रॉफिट था उसको हमने यहां क्रेडिट साइड में उठा करके लिख दिया, ये 25,000 आ गया। उसके बाद मैंने अभी आपको फॉर्मेट में समझाया था कि जब आप ये अकाउंट बनाओगे तो छोटी सी बात याद रखना है, क्रेडिट में इनकम आएगी और डेबिट में क्या आएगा, एक्सपेंसेस आएगा। तो अब आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड में एक्सपेंसेस लिखना है, तो एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड में इनकम लिखना है। तो इनकम देखो कितनी है, 2 इनकम है यहाँ पर, एक ही इनकम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये उठाओ। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है एक का 600 रुपए का दिया हुआ है और एक का कितने का दिया है, 500 रुपए का। लिख लो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए का और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बी का। तो पहले वाले का 600 हो गया और दूसरे वाले का 500 हो गया। ओवरऑल मिला करके कितना हो गया, 1100 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की इनकम हो गई। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक प्रकार का एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस है तो किस साइड आएगा, डेबिट साइड। तो यहां पर आप लिखो ए का और बी का। अब आपको इंटरेस्ट निकालते आना चाहिए, ब्याज निकालते आना चाहिए। तो देखो एक की 25,000 की कैपिटल है, 25,000 की कैपिटल पर 5% ब्याज निकालना है। तो बताओ 25,000 का 5% कैसे निकालेंगे, तो ये यहां पर रख लेंगे 25,000 इंटू करेंगे 5 और डिवाइड कर देंगे 100 से। इस प्रकार से हम परसेंट निकाल सकते हैं। 2 0 से 0 कैंसिल कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 0, 5 और 10 और 2 12, 1250 रुपए का इंटरेस्ट आ गया, ये यहां लिख दो। और दूसरे का इंटरेस्ट 20,000 का निकाल लो, तो 20,000 का 5% निकालोगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1,000। ये इंटरेस्ट यहां लिख दो 1,000। ऐसा मिलाकर के 2250 रुपए की आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी, यानी पूंजी पर ब्याज आपका 2250 आ गया। ठीक है, उसके बाद सैलरी। सैलरी यहां पर किसको मिल रही है, ए को मिल रही है, ये लिखा है। कितने रुपए की सैलरी है, 5,000 रुपए की। ये सैलरी लिख दो 5,000 रुपए की ए की। ये 5,000 रुपए की सैलरी हो गई ए की। अब ये 5,000 क्यों लिखे, समझ में आ गए ना, क्यों, क्योंकि वेतन भी क्या है, एक प्रकार का फर्म के लिए एक्सपेंसेस है।
वो सैलरी लिख दी। सैलरी के बाद आपका आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज। ये क्यों आएगा? क्योंकि फर्म को ए ने एक लोन दिया हुआ है और वो लोन कितने का दिया हुआ है? 10,000 का। तो सिंपल सी बात है, 10,000 रुपए का लोन है, 6% उसका इंटरेस्ट लगेगा। क्वेश्चन में परसेंट नहीं दिया हो तो 6% लगाना है, ये याद रखना है। और 1 जुलाई को दिया है, तो हम जब दिसंबर में क्लोज कर रहे हैं तो जुलाई से दिसंबर कितने महीने होंगे? 6 महीने। तो यहां पर 6/12 सॉल्व कर दो, 0 से ये 0 कैंसिल कर लो, 6 से ये 12 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 6 3 बार, 100 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? 300। ये उसका इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। ठीक है, अब आप देखो ये पूरा आपका ये जो पॉइंट थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन भी लिखा हुआ आ गया, और सैलरी। इसमें 4 एडजस्टमेंट थे और चारों बिफोर के थे, इसलिए चारों के चारों हमने यहां पर लिख दिए। उसमें एक इनकम का है और 3 काय के हैं? एक्सपेंसेस के हैं। ये आपका कंप्लीट अकाउंट बन गया, एप्रोप्रिएशन। अब आप यहां पर इसका टोटल लगा लो और प्रॉफिट या लॉस निकाल लो। तो देख लेते हैं अपन, ये हो जाएगा 26,100, 26,100। यही टोटल यहां लगाओ, 26,100 लगाया, और इसमें से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते से। ये ब्रैकेट में आप लिख देना प्रॉफिट कहलाएगा ये, और पार्टनर ए है और बी है, ये पार्टनर ए और बी में बांट देंगे। तो 26,100 में से अपन ये तीनों पॉइंट को क्या कर देंगे? एडजस्ट कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे। तो 26,100 में से पॉइंट माइनस कर दो तो 0, 5 और 5 10 की 0 1, 3 और 3 6 और 5 11 की 1, 1 और 2 3 और 5 8, 8 और 8 16 की 6 1, 1 और 1 2, 18,550 रुपए का क्या बचेगा? प्रॉफिट बचेगा। क्या किया एक बार फिर से देख लो, ये जो 26,100 है इसमें से 2 और 5 7,250 और ये 300, 7,550 रुपए को हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। माइनस किया तो ये 0, 10 में से 5 जाएंगे 5, 10 में से 5 जाएंगे 5, और 15 में से 7 जाएंगे तो 8, और ये 1, ये 1850 रुपए आपका यहाँ पर प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा कंप्लीट अकाउंट हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाया? तो हमने इस प्रकार से लाभ हानि नियोजन खाता बना लिया। ये एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, उस एग्जाम्पल को इस फॉर्मेट के ऊपर पूरा आपको समझा दिया कि इसमें कितने एडजस्टमेंट आए, कैसे आए। बस ये बात ध्यान रखना है, बिफोर वाले एडजस्टमेंट आएंगे, आफ्टर वाले एडजस्टमेंट नहीं आएंगे। पूर्व के जितने भी समायोजन है वो सब आएंगे और पश्चात वाले समायोजन इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार से आपका एक कंप्लीट अकाउंट हो गया। ठीक है, तो आप पूरे वीडियो को देखो, पूरी बारीकियों को समझो, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक, थैंक यू।